नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट्स होते हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी साथ साथ में क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाता है, जिनके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी यहां पे हो जाती है। ये हमारी इस सीरीज की 88वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। देखिए, जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं, ठंडी और गर्म जलधारा, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी किस महासागर की है, इसको लेकर आपसे क्वेश्चन पेपर में बनता रहता है। जो गर्म जलधाराएं होती हैं वे गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। उन धाराओं को कहा जाता है गर्म जलधारा। और जो इसका उल्टा करती है, यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर चलती हैं धाराएं, उनको कहा जाता है ठंडी जलधारा। यहां पर अगर हम विकल्पों में बात करें, ये आपकी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। इसमें जो सुशीमा है, एल नीनो है, क्यूरेशियो है, ये तीनों की तीनों गर्म जलधारा है, जबकि पेरुवियन एक ठंडी जलधारा है। और आपको यही बताना था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट महासागरों की यहां पर जलधाराएं हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहले प्रशांत महासागर की देख लेते हैं। कैलिफोर्निया की धारा किसकी है? आप कहेंगे प्रशांत महासागर, ठंडी जलधारा है। आयोशिवो पेरू, जिसको हमने ऊपर देखा पेरुविया, इसी को कहा जाता है और इसी को हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर की है। इसके अलावा ओकस्टोक, यानी जिसे क्यूरेल धारा भी कहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ब्रिटिश कोलंबिया धारा और क्यूरोशिवा, ये आपकी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, साथ में लिखा है, काफी महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर की 4 धाराएं आपको याद करनी है, जिसमें 3 गर्म जल धाराएं हैं। पहली मोजाम्बिक जलधारा, दूसरी मेडागास्कर और तीसरी अगुल्हास। अगुल्हास बहुत बार पेपर में आती है, ये हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। और चौथी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे प्रमुख अटलांटिक महासागर। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएं जैसे एंटिलिस, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे और ब्राजील धारा, ये चारों की चारों अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं और गर्म जलधारा हैं। बाकी की 4 आपकी ठंडी हैं, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड और बेंगुएला। इनको आपने ध्यान रखना है। जो अटलांटिक महासागर है, कई बार इसको और ज्यादा डीप में एग्जामिनर पूछ लेता है, यानी हमने यहां पर देखा ये आटो की आटो आपकी अटलांटिक महासागर की हैं। पेपर में आ जाता है उत्तरी अटलांटिक की बताइए, दक्षिणी अटलांटिक की बताइए। तो जो शुरुआती आपकी यहां पर 4 गर्म धाराएं यहां पर लिखी हैं हमने, ये उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधाराएं हैं। जो ब्राजील धारा है, ये आपके दक्षिणी अटलांटिक की गर्म जलधारा है। इसके बाद आपका कनारी और लेब्राडोर, ये दोनों जो ठंडी जलधाराएं हैं, ये उत्तरी अटलांटिक की हैं और फिर ये दोनों आपके दक्षिणी अटलांटिक की हैं। तो हैं तो सारी की सारी अटलांटिक की, लेकिन कई बार उत्तर दक्षिण भी पूछ लेता है, तो हमने उसको भी यहां पर क्लियर किया। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, इनके ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना है। इसमें मैंने आपको सारी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में यहां पर दी है। ग्राम सभा के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। यानी अगर आप किसी गांव में रहते हैं, वहां की मतदाता सूची में आप वहां की पंचायत में वोट करते हैं, तो आप ग्राम सभा के मेंबर हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोसुंग त्यौहार, या जिसे लोसांग त्यौहार भी कहा जाता है, कहां का लोकप्रिय त्यौहार है? तो देखिए, लोहसुंग या लोसांग त्यौहार काफी फेमस त्यौहार है सिक्किम का। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम में जो भोटिया जनजाति रहती है, लेप्चा जनजाति रहती है, उनके द्वारा फसलों की जब कटाई की जाती है,
उस समय एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे लोसुंग या लोसांग त्यौहार कहते हैं। तो कहां का है? सिक्किम का है। कब मनाया जाता है? फसलों की कटाई के समय। इसी लोसुंग या लोसांग से मिलता जुलता एक और त्यौहार है जिसका नाम है लोसर त्यौहार। लोसर त्यौहार आपके लद्दाख का है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना। लोसुंग या लोसांग त्यौहार सिक्किम, लोसर त्यौहार लद्दाख। इसी लोसांग से मिलता जुलता एक और शब्द है तवांग। तवांग महोत्सव जो आपका लगता है ये अरुणाचल प्रदेश में लगता है। इसी लोसांग से मिलता जुलता एक और शब्द है योसांग। जो योशांग त्यौहार है ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो लोसांग सिक्किम में, योसांग मणिपुर में। और लोसुंग से मिलता जुलता एक और शब्द है सोलुंग। सोलुंग त्यौहार आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कुछ मिलते जुलते त्यौहार है, नॉर्थ ईस्ट के त्यौहार हैं, पेपर में बहुत बार आता है। खासकर आपका योसांग हो गया, सोलुंग हो गया, लोसर हो गया, तवांग हो गया। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का एक काफी फेमस त्यौहार है जिसका नाम है हॉर्नबिल त्यौहार। कहां मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार आपके नागालैंड में मनाया जाता है। तो उत्तर पूर्व के ये त्यौहार आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? देखिए, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 2023 फरवरी में इसका आयोजन किया गया और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। पहला वाला 1975 में हुआ था नागपुर में। जो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन फिजी का एक शहर है जिसका नाम है नांदी। कई बार शहर पूछ लेता है, एक पेपर में आया भी था कि नांदी किस देश में है जहां पर हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये आपके फिजी में आता है। और यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया इसे भारत के विदेश मंत्रालय ने आयोजित किया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो कहां हुआ है? फिजी में हुआ है। शहर कौन सा है? नांदी। किसने आयोजित किया? भारत के विदेश मंत्रालय ने। प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के विदेश मंत्री ने। ठीक है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन, कल हमने देखा था डेयरी विकास के बारे में, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत पहले नंबर पे आता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो लेटेस्ट डाटा है जो 2023 में आया है 21-22 का, जो कुल उत्पादन था दूध का भारत में 221.6 मिलियन टन भारत ने दूध का उत्पादन किया था और अभी भी भारत नंबर 1 पे बना हुआ है दुग्ध उत्पादन में। भारत के अंदर नंबर 1 पे कौन है अगर यह पूछा जाएगा तो आप राजस्थान का नाम लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यों को कालक्रम अनुसार सजाएं। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे बेवकूफ़ी जैसे काम किए थे जिसमें उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, वो भी तब जब वहां पर अकाल पड़ गया, राजधानी उसने परिवर्तित करी। तो कई बार पेपर में उसके इन सारे कार्यों का क्रम पूछ लेता है, उसने पहले कौन सा काम किया था। अगर हम इन सभी को यहां पर क्रम में लगाएं, सबसे पहले बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा की। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1329-30 के दौरान शुरू करी गई थी। दोआब में कर वृद्धि की बात करते हैं तो दोआब में कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में करी थी। राजधानी परिवर्तन की बात करें तो राजधानी परिवर्तन इसने 1326-27 में किया था। और कराचिल अभियान की बात करें तो काफी फेमस इसका कराचिल अभियान था जो 1337-38 के दौरान इसने किया था। तो अब इसका अगर हम क्रम लगाएं तो क्रम आपका बनेगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 इसका सही क्रम है। कहां पर आपको दिखेगा? ऑप्शन डी में दिखेगा। सबसे पहले उसने दोआब में कर वृद्धि करी, उसके बाद उसने राजधानी परिवर्तित करी, फिर उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया और लास्ट में उसने कराचल अभियान को किया। हमने मध्यकालीन भारत को जब कवर किया था, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को पढ़ा था, तो इसके एक एक कार्य को हमने डिटेल में समझा था कि इस चीजों के अंतर्गत इसने आखिर करा क्या था। आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, अगर आपका वो वाला टॉपिक वीक है तो आप मध्यकाल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो आपका नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र है यूनेस्को की सूची में शामिल है और इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। किस राज्य के अंदर है? यह आपके मेघालय में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी?
पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को, और उनको यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और इनको आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? यह क्वेश्चन पेपर में आता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। ये उन्हीं के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, कब भाग लिया उसमें? वो वर्ष पूछा जाता है 1893, और इसी सम्मेलन में इन्होंने काफी जबरदस्त भाषण दिया था, जिसके बाद ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी कुछ किताबें हैं जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये सारी किताबें स्वामी विवेकानंद की हैं। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का जो संकलन है वो एक किताब में किया गया है जिसका नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। किसकी किताब है? किससे संबंधित है? किसके भाषणों का संकलन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो देखिए, एक संयुक्त सैटेलाइट है नासा और इसरो की जिसका नाम है निसार। अगर हम निसार के फुल फॉर्म की बात करें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो एक रडार है, दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, जिसे पृथ्वी की निगरानी के लिए लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 2024 के अंदर। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए अगली बार हो सकता है आपको जब पेपर में आए ये ना पूछे कि इसकी लॉन्च डेट कब है। क्वेश्चन आएगा, बताइए इसरो और नासा का संयुक्त जो प्रोजेक्ट है पृथ्वी की निगरानी के लिए वो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है निसार। कई बार ऐसे आ जाएगा, बताइए निसार क्या है? तो यह इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। जो भारत का श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, वहां पर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV मार्क 2 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? देखिए, एयर इंडिया की बात करते हैं। एयर इंडिया का मालिकाना हक काफी वर्षों के बाद वापस मिला था टाटा ग्रुप को। तो एयर इंडिया का मालिक अभी कौन है? टाटा। एयर इंडिया का विलय होगा, ये होगा विस्तारा एयरलाइंस के साथ। तो एयर इंडिया और विस्तारा का विलय होगा, जिसको हाल ही में एयर इंडिया ने मंजूरी दी है। क्वेश्चन बन सकता है एयर इंडिया और कौन सी एयरलाइंस का यहां पर विलय होने जा रहा है? विस्तारा का। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका जो अगला संस्करण होगा वो 2024 में होगा और इसे श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप पहली बार 1988 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आखिरी बार 2022 में खेला गया वेस्ट इंडीज के अंदर। अगली बार 2024 में खेला जाएगा श्रीलंका के अंदर। यह था अंडर 19 का इतिहास। वर्तमान में आप जानते हैं वनडे का जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का भारत में हो रहा है 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्वेश्चन आएगा जो अभी भारत में हो रहा है 2023 में, 2027 में वर्ल्ड कप का आयोजन कहां होगा? तो 2027 का वर्ल्ड कप आपके साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन होना है 2024 में। 2024 में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो आपका इंडिया और बांग्लादेश में खेला जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 32वें व्यास सम्मान से 2023 में किसे सम्मानित किया गया? जो 32वां व्यास सम्मान है 2022 के लिए दिया गया 2023 में। 2023 में इसकी घोषणा हुई है मार्च 2023 में। तो किसको मिला है 32वां व्यास सम्मान? यह दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ज्ञान चतुर्वेदी का एक फेमस उपन्यास है जिसका नाम है पागल खाना। पागल खाना उपन्यास के ये रचयिता हैं और इसी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कुछ दिन पहले ही हमने संसद का जो हमारा वीडियो था उसमें भारत के संसदीय इतिहास में जितनी प्रमुख समितियां हैं सबको कवर किया था। उसी में हमने देखा था एक समिति जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर्स होते हैं और यह संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है।
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें, अगर हम मेंबर्स को भी यहां पर कंपेयर कर लें, लोक लेखा समिति में आपके 22 मेंबर्स होते हैं। लोक उपक्रम समिति जो होती है इसके अंतर्गत आपके 22 मेंबर्स होते हैं। प्राक्कलन समिति में आपके 30 मेंबर्स होते हैं। विशेषाधिकार समिति अलग अलग सदनों की होती है, यानी लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग है। लोकसभा वाली में 15, राज्यसभा वाली में 10 होते हैं। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। एक और चीज ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति में जो ये 30 मेंबर्स होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता। और एक और चीज यहां पर याद करना, कुछ दिन पहले ही हमने कवर किया था, स्थायी मितव्ययता की समिति किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहते हैं, ठीक है। और इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहां है? तो भारत में सबसे ज्यादा विविध जैव विविधता हमको कहां देखने को मिलती है? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जिनको जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, तो भारत में 4 ऐसी जगह हैं जो हॉटस्पॉट के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपका पहला है पूर्वी हिमालय, इसके साथ आपका पश्चिमी घाट, इसके अलावा इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर वाला इलाका है वो इसके अंतर्गत शामिल है हॉटस्पॉट में, और इसके साथ साथ सुंडा लैंड करके जिसमें भारत का निकोबार द्वीप समूह आता है। तो ये 4 हॉटस्पॉट हैं जिसमें आपका पश्चिमी घाट शामिल है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं पूछा है, तो 29 अगस्त इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है इस दिन, ठीक है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया था। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इसीलिए घोषित किया गया क्योंकि इसी दिन पहली बार 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में मॉडर्न ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। जो ओलंपिक्स होते हैं, शुरुआत होती है आधुनिक ओलंपिक की 1896 से, वो पहली बार 6 अप्रैल को हुए थे। तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब होती है? तो संगीत नाटक अकेडमी ये बनती है आपके 1953 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 3 इंपॉर्टेंट अकेडमी हैं जो आपके 53 और 54 के दौरान बनी थी, इसीलिए कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। इन्हीं को यहीं पर नोट कर लीजिए। एक है आपकी संगीत को लेकर संगीत नाटक अकेडमी, एक बनी थी आपकी ललित कला अकेडमी कला को लेकर के, और एक बनी थी साहित्य को लेकर के साहित्य अकेडमी। जो संगीत वाली है वो 53 में बनी और बाकी ये दोनों की दोनों आपके 1954 में बनी। तो दोनों बिल्कुल लगभग साथ में बनी है, संगीत और ये दोनों। तो आपको ध्यान रखना है, पहले संगीत आया, उसके बाद कला और फिर साहित्य। नेक्स्ट है, असम राइफल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो देखिए, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर पूछा है, तो असम में मत चले जाना, गुवाहाटी इसका आंसर नहीं होगा। नाम असम राइफल्स है लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेघालय के शिलोंग में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। असम राइफल्स की बात करें, इसकी स्थापना 1835 में होती है और इसका हेडक्वार्टर मेघालय की कैपिटल शिलोंग में है। इसको ध्यान रखना, आपको विकल्प में पहला ही विकल्प गुवाहाटी दिया जाएगा, असम का दिया जाएगा। तो असम राइफल्स असम में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर मेघालय में है, ठीक है। असम राइफल को पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसी को कहा जाता है। जो भारत के अदर सुरक्षा बल हैं जैसे सीआरपीएफ हो गया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सीआईएसएफ हो गया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, इन सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। जो असम राइफल्स है इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, कब बनी थी? ये बनी थी आपके 1956 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की और इन 28 राज्यों की स्थापना हमने जब राज्य पुनर्गठन वाला वीडियो कवर किया था संविधान के अंतर्गत, उसमें डिटेल में कवर किया था।
जो आपके ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं इनकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पौंडुचेरी बना था 1954 में। पौंडुचेरी के बाद आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बनाया गया 1956 में। 56 में ही दिल्ली भी बना, 56 में ही लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद 1966 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना, 2019 में जम्मू कश्मीर और 2019 में ही लद्दाख, और 2020 में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना जिसमें दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो ये वर्ष इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासक की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया? यानी जो पूर्व रियासतें थी भारत में, उनके जो राजा महाराजा थे, उनके विशेष अधिकारों को कौन से संशोधन के तहत खत्म किया गया? सही आंसर हो जाएगा 26वां संवैधानिक संशोधन। 26वां संशोधन 1971 में हुआ था और इसके तहत जो प्रीवी पर्स बनाई गई थी उसको खत्म कर दिया गया और ये जो राजा महाराजा थे इनके विशेष अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? तो जो आगरा शहर है आपका, इसको स्थापित किया गया था 1504 में। एक तो आपको वर्ष याद करना है, वर्ष पेपर में आ जाता है। और 1504 में सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन शासन कर रहा था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा की स्थापना करता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर नहीं किया, उनको लिंक करके हमने यहां पर पढ़ा, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को यहां पर कवर किया, जिससे आप अपना रिवीजन भी साथ साथ में प्रैक्टिस के साथ कर सकें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही रहे उसको भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।